गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड है, उसे हम लोगों ने स्टडी किया था। जैसे कि एंट्रोपी को हम लोगों ने स्टडी किया था, और एंट्रोपी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Hx से रिप्रेजेंट करते हैं। और Hx, अगर x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है तो हम लोग एंट्रोपी को Hx से रिप्रेजेंट करते हैं। और Hx का जो फार्मूला था, Hx इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन Px log ऑफ Px। तो इस तरीके से एंट्रोपी को हमने डिफाइन किया था और एंट्रोपी से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने रिलेटिव एंट्रोपी मींस अगर दो रैंडम वेरिएबल म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो है उसे अगर हम लोग डिस्कस करें, तो अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक रैंडम वेरिएबल x है और दूसरा रैंडम वेरिएबल y है, और अगर हमें उनका ज्वाइंट पीडीएफ पता है और किसी एक के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन है, तो बहुत ही स्मॉल इंफॉर्मेशन के मदद से हम लोग दूसरे के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दैट स्मॉल इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। आई ऑफ एक्स वाई और आई ऑफ एक्स वाई डिफाइन करने का जो तरीका था, दैट वाज समेशन ऑफ पी एक्स वाई लॉग ऑफ पी एक्स वाई डिवाइड बाई पी एक्स पी वाई। और इसे फिर हम लोगों ने कंडीशनल, इसके अलावा म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस किया था। आई ऑफ एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं एच एक्स माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई से लिख सकते हैं, या फिर आई ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं एच वाई माइनस ऑफ एच ऑफ वाई बाई एक्स से लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम उसी रैंडम वेरिएबल का सेल्फ के साथ अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो ये हमें देता है सेल्फ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हम लोगों ने कंडीशनल रिलेटिव एंट्रोपी भी डिफाइन किया था, और उससे पहले अगर मैं कंडीशनल एंट्रोपी को दिखाऊं, कंडीशनल रिलेटिव एंट्रोपी, और उससे पहले अगर मैं आपको कंडीशनल एंट्रोपी, कंडीशनल म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, और अगर इससे पहले अगर मैं आपको कंडीशनल एंट्रोपी के बारे में दिखाऊं, कंडीशनल एंट्रोपी, ये रिलेटिव एंट्रोपी में क्या होता है कि अगर हमें कोई रैंडम वेरिएबल p पता है और कोई रैंडम वेरिएबल x है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें p के रिस्पेक्ट में पता है, लेकिन p के बजाय अगर हम उसे q के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर d पैरेलल q एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर हमें रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करने के लिए hx एंट्रोपी की जरूरत थी, तो hx के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी गिवन बाय dp पैरेलल q। these will be extra number of bits which will be required अगर हम जो गिवन पैटर्न जो कि p है उसके बजाय अगर हम q पैटर्न के जरिए हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं, तो दिस विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ px log ऑफ px डिवाइड बाय qx। ओके, तो इन सारे टर्म्स का जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम लोग यूज करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कंडीशनल रिलेटिव एंट्रोपी क्या डिफाइन होती है कि अगर कोई भी जॉइंट एंट्रोपी pxy है और उसी के साथ साथ हमें एक और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन q ऑफ xy डिफाइन किया हुआ है, तो dpy/x पैरेलल qy/x ये जो होगा, ये हमें एक एवरेज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर एवरेज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के टर्म्स में हमें ये बताएगा। दिस विल बी टर्म्ड एज कंडीशनल रिलेटिव एंट्रोपी। सो d ऑफ py/x पैरेलल qy/x अगर इसे हम लोग डिफाइन करें, तो हमें इस तरीके से समेशन ऑफ px समेशन ऑफ py/x log ऑफ py/x qy/x के टर्म्स में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट टर्म पे हम लोगों ने चेंज रूल फॉर एंट्रोपी पढ़ा। चेंज रूल ऑफ एंट्रोपी में हमने देखा कि कोई भी अगर एंट्रोपी इस तरीके से दी हुई है h of x 1 x 2 xn, तो उसे हम लोग
सम ऑफ h ऑफ xi डिवाइड बाई xi माइनस 1 अप टू x1 तक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि टू वेरिएबल के केस में देखिए ये दिया हुआ है h ऑफ x1 x2 को हम लोग h ऑफ x1 प्लस h ऑफ x2 डिवाइड बाई x1 के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर थ्री वेरिएबल के केस में है तो h ऑफ x1 x2 x3 को हम लोग h ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x3 डिवाइड बाई x2 x1 इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने और ज़्यादा इसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, और ज़्यादा हम लोगों ने इसका मतलब एक्सपेंशन किया था। तो इस तरीके से डी पी ऑफ एक्स वाई, अगर हमें दोनों के दोनों पी और क्यू जो भी एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल पर जॉइंट पीडीएफ अगर हमें पता है तो उस केस में भी हम लोग ये इस तरीके से हम लोग चेंज इक्वेशन को लगा करके उसका भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के केस में भी इसे लगा करके देखा था कि आई ऑफ एक्स वाई के केस में, देखिए आई ऑफ एक्स वाई के केस में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आई ऑफ एक्स वाई के केस में इस तरीके से हमने निकाला था आई ऑफ एक्स वाई एच एक्स, और इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और उसी तरीके से हम लोगों ने कंडीशनल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, जो कंडीशनल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो कंडीशनल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन मतलब आई ऑफ एक्स वाई जबकि कंडीशन जेड फिक्स है, तो उस केस में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने इस पर चेंज फार्मूला लगा करके भी देखा था, एच ऑफ एक्स डिवाइड बाई जेड माइनस ऑफ एच एक्स डिवाइड बाई वाई जेड। ठीक है, ये आएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है जेंसेन इनइक्वालिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो व्हाट इज जेंसेन इनइक्वालिटी? तो एक मैथमेटिकल फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का कुछ यूज करेंगे और उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ कंबाइन करेंगे। तो अगर कोई एफ एक्स एक फंक्शन है इज सेट टू बी कॉन्वेक्स ओवर एन इंटरवल ए बी फॉर एवरी x1 x2 where x1 x2 must be in between ab, this small bracket will result कि जो भी है वो इन बिटवीन ए बी है। ठीक है ना, एंड लैम्डा हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1। सो अगर हमने x1 x2 दो कोई भी ऐसा एक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है a और b के बीच में, और ये a और b के बीच में कुछ इस तरीके से कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और इस a और b के बीच में ये a हो गया और ये b हो गया, इस a और b के बीच में कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, मीन्स दिस विल बी x1, this value first value has been termed as x1 and second value has been termed as x2। x1 और x2 अगर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर जो कोई भी एफ एक्स होगा तो उसे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 must be less than equal to lambda of f of x1 plus lambda minus 1 minus lambda f of x2। ये इनइक्वालिटी किसी भी कॉन्वेक्स काइंड ऑफ फंक्शन के लिए ट्रू है, और कॉन्वेक्स काइंड ऑफ फंक्शन में स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो जाता है कोई भी फंक्शन जब यहाँ पर के लैम्डा की वैल्यू को हम लोग 0 या फिर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट विल बी कॉन्वेक्स काइंड ऑफ फंक्शन। कॉन्वेक्स काइंड ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अगर कोई भी फंक्शन हम देख रहे हैं, when a function will be called convex kind of function, there may be two kind of the function, one may be convex and another may be concave, and also a function can be convex as well as concave. So a function is convex if it always lies below any chord. So what do you mean by chord? Chord is simply a line
joining any 2 point of that function. Means I'm joining these two lines, then these two lines, a line joining these 2 points will be called chord. And in between these values, function will be always have value less than chord. You can see this. If I am making another chord, suppose here and here, again this is true. If for any curve this particular concept is true, then that particular function will be called convex kind of function. Similarly, this is also a convex kind of function. Suppose we are having this particular kind of graph and I'm meeting these 2 points, then definitely at all those in between that these 2 points, at all values, the value of function is always less than chord. So this kind of the function will be called convex kind of function. Now we are having another kind of the function. These are, if I am joining these two lines, then for all values it is more than chord. So this will be called concave kind of function. This is convex and this is concave. Okay. Similarly, like here it is also concave kind of function. So these two are representing convex kind of functions and these two are representing concave kind of function. Okay. So I hope you have got difference between concave and convex kind of function. So what are the concave and convex kind of the function? Fx is equals to x square mod of x e to the power of x, x log x. All these functions are basically a convex kind of function. In between this is very important because this will be used a lot in our probability theory because it is looking something like entropy, x log x, but it is not entropy. Minus of x log x, it is entropy. So if x log x is a convex kind of the function, then minus of x log x will result what kind of the function? Concave kind of the function. Okay, so there are various examples. Suppose ax plus b, obviously ax plus b will be convex as well as concave, because if we will join two lines between them, then maybe points on that particular point it may exceed a certain value or it may be less than certain value. If a function is not convex, then it is concave. Okay, the concept is very simple. So also in case of convex kind of the function, a function has second derivative is non-negative or positive over an interval, then in that particular interval it will be told as strictly convex. Okay, so how to prove it? Suppose we are having Taylor series, we are using, because Taylor series expansion is used to analyze any function at given particular point or time. Okay, so हम लोग ने टेलर सीरीज का एक्सपेंशन किया है किसके अराउंड, एक्स नॉट के अराउंड. तो एक्स नॉट के अराउंड अगर हम लोग टेलर सीरीज के फंक्शन का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय 2 एक्स माइनस एक्स नॉट. So this particular x dash will be definitely a value which will be lying nearby x and x naught. Okay, so it will be very approximate value of x naught. Okay, definitely this particular number if in अगर ये नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होल स्क्वायर होने के नाते ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम एक हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं. हम ये हाइपोथेसिस ये लेके चल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि नॉन नेगेटिव है. हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि नॉन नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव नंबर. ओके, सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई अगर ये पॉजिटिव है डेफिनेटली ये वैल्यू ज्यादा होगी इस वैल्यू से कि नहीं होगी. मींस वी कैन से दैट इफ इट इज पॉजिटिव नंबर देन fx will be certainly more than f of x naught plus f of dash of x naught into x minus x naught.
सो डेफिनेटली एफ एक्स विल बी मोर देन दिस। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक्स नॉट की जगह वी आर पुटिंग अ वैल्यू, एक्स नॉट की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू। ठीक है, और बिकॉज ये हम लोग ने, और हम लोग x को क्या पुट कर रहे हैं, x1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप x को x1 पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 f ऑफ x नॉट f डैश ऑफ x नॉट। आप इसमें f ऑफ x1 आपने यहाँ पर पुट कर दिया, f ऑफ डैश ऑफ x नॉट, फिर यहाँ पर आप क्या पुट कर रहे हैं, x1 f ऑफ x1 पुट कर रहे हैं ना, तो f ऑफ x1 पुट कर रहे हैं, तो व्हाट इट विल बिकम आपने x की का क्या पुट कर रखा है, x नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल बी x की आपने x1 पुट कर रखा है तो x1 माइनस, ठीक है, x नॉट की जगह बताइए आप क्या पुट करेंगे, लैम्डा x1। ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर भी 1 माइनस x1 अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा कॉमन आ जाएगा, so definitely it will result f of x naught f dash of 1 minus lambda x1 minus x। ठीक है, तो यहाँ पर f of x1 की वैल्यू बड़ी होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 पर, क्योंकि ऑलरेडी आप इससे देखिए और यहाँ पर हम लोगों ने x नॉट की जगह ये पुट किया तो हमें ये मिला। ठीक है ना, सिमिलरली अब हम लोग x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, x2 पुट कर रहे हैं। अगर हम लोग x की जगह x2 पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह हम लोग x2 पुट करेंगे तो फिर x की जगह हम लोग x2 पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा x2 माइनस ऑफ लैम्डा x1 फिर माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा x2। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x2 मिलेगा x नॉट प्लस f ऑफ x नॉट लैम्डा x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लैम्डा ऑफ x2 माइनस x1 मिलेगा। ठीक, बिकॉज आप देखिए यहाँ पर ये x2 और x2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको x1 कॉमन मिलेगा और x2 माइनस x1 कॉमन मिलेगा, बिकॉज x2 में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1। ठीक, तो x2 माइनस x1 एक कॉमन मिलेगा। अब आप क्या करिए, अब आप लैम्डा इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, लैम्डा ऑफ f ऑफ x1, ठीक, फिर प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ f ऑफ x2, सो दिस विल बी मोर देन इक्वल टू, ठीक, ऊपर वाले में लैम्डा हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर रखा है तो लैम्डा ऑफ f ऑफ x नॉट फिर प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू f डैश ऑफ x नॉट x1 माइनस x2। ओके, और फिर उसके बाद आप फिर इसमें क्या पुट करेंगे, 1 माइनस लैम्डा, तो आपने यहाँ पर क्या पुट कर रखा है, 1 माइनस लैम्डा इंटू f ऑफ x नॉट, ठीक, फिर प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा f डैश ऑफ x नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। सो अगर आप देखेंगे, सो दीज टू विल गेट कैंसल्ड, these two will get cancelled. Okay, what we will get, we'll get here lambda of fx1 plus lambda 1 minus lambda fx2। अगर आप इसे देखोगे so will be greater than equal to f of x naught। ओके, ये वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, f of x naught से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमने x की जगह x नॉट मतलब कोई भी वैल्यू, x नॉट मतलब वो कोई भी वैल्यू जो कि x1 x2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिसके लिए कि हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 लैम्डा इंटू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 पुट कर रहे हैं, उस केस में यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग इस थ्योरम से
कंक्लूड करें तो हम लोग स्ट्रिक्ट, तो हम ये होगा भी, डेफिनेटली ये होगा, बिकॉज ये ट्रू है, बिकॉज हमेशा ही भाई ये वैल्यू बड़ी होती है और इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा ही बड़ी होती है। इसका मतलब जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस लिया था कि एफ डबल डैश एक्स नॉट ये क्या होगा, मोर देन जीरो होगा, ये हमारी हाइपोथेसिस सही थी। ये कब होगा, ये स्ट्रिक्टली जब ये कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि ये कंडीशन कब फॉलो होती है, ये कंडीशन तभी फॉलो होती है जब फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होता है। तो फॉर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन वी कैन कंक्लूड दैट फॉर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन, देखिए ये हमेशा बड़ा होता है, ठीक, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, ये जो फंक्शन था और इसकी जगह आप क्या पुट करती है, एक्स नॉट, और एक्स नॉट की ही तो वैल्यू को हमने लिया था, क्या लिया था, लैम्डा ऑफ, अगर मैं यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू को हमने इससे पहले क्या लिया हुआ था, यहाँ पर देखिए एक्स नॉट की वैल्यू को हमने क्या लिया हुआ है, लैम्डा ऑफ एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा ऑफ एक्स टू लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप ये देखिए, मतलब ये आ गया लैम्डा ऑफ एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है ना, प्लस वन माइनस लैम्डा, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ, क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ एक्स वन प्लस वन माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स टू। और ये किसकी कंडीशन है, ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है किसकी, कॉनकेव की, ठीक है ना। तो जो एजम्पशन हम लोग ने लिया था कि एफ डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, ये करेक्ट था, ठीक है। तो प्योर कॉन्वेक्स के केस में ये कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है ना, और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पर जेसन्स अनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जेसन्स इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, and how this expectation operator is defined, you know that in case of discrete kind of the nature it will be defined as pxx, or in case of continuous kind of the nature it will be defined as x into fx, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो इस केस में अगर e ऑफ fx अगर कहीं पर भी डिफाइन हो रहा है, e ऑफ fx एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ऑफ fx डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हमेशा ही बड़ा होगा किससे, f ऑफ ex, ओके, e of fx will be always more than f of ex। अब देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है, हम लोग ने दो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है इनइक्वलिटी के लिए, एक p1 fx1 प्लस p2 fx2, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, मस्ट बी मोर देन f ऑफ p ऑफ x1 f ऑफ p1 x1 प्लस p2 x2, ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर हम लोग इसको, अगर हम लोग ने मास फंक्शन को माना कि पी आई है, पी आई इज इक्वल टू क्या है, पी आई डिवाइड बाई वन माइनस पी आई, इस तरीके से अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, के माइनस वन तक यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं तो क्या आएगा, पी आई डिवाइड बाई वन माइनस पी के, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। तो अगर आप इसके समेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ये किसको डिफाइन कर रहा है, दिस इज डिफाइनिंग एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, पी के एफ के प्लस वन माइनस पी के पी डैश एफ एक्स वन, ठीक है। अच्छा, आप इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को क्या कर रहे हैं, ऑब्सोलीट कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ऑब्सोलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी, जो राइट साइड में वैल्यू है वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, राइट साइड में वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखिए समेशन ऑफ पी के एफ के प्लस वन माइनस पी के फंक्शन ऑफ पी डैश ऑफ एक्स आई, ठीक है। इसके अलावा आपने फंक्शन को भी यहाँ पर अंदर ले लिया, ठीक है, मतलब ये जो हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे, ठीक है ना, इस पे पहले एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर वाली हाइपोथेसिस जो आपको अभी दिखाया कि ई ऑफ एक्स, ये जो हाइपोथेसिस अभी आपको दिखाया जो जेसन्स इनइक्वालिटी में हमें मिलती है, क्या है, ई ऑफ एफ एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ ई एक्स। तो एफ ऑफ ई एक्स मतलब यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ ई एक्स यहाँ पर समेशन था, तो उस समेशन को, ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन ले लिया, तो डेफिनेटली जो राइट साइड में वैल्यू होगी वो क्या होगी, इट विल बी मोर देन, सो डेफिनेटली राइट साइड की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए पी के एफ के प्लस वन माइनस पी के एफ के, इस तरीके से अगर ये डिफाइन है तो ये देखिए ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा ये लैम्डा की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ये x1 हो गया, ये वन माइनस लैम्डा हो गया और ये x2 हो गया, ठीक। तो डेफिनेटली अब आप जो
स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स के केस में यहाँ पर डिफाइन हुआ था, तो उस केस से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ पी के एक्स के, बिकॉज यहाँ पर ये वैल्यू हो गई लैम्डा 1, ये हो गई x1, ये हो गई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो गई x2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा ये हो गया, ठीक। और इसे जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसे हम लोगों ने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था, देखिए इसे हम लोगों ने p के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर p के टर्म्स में जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पर लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2, इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मतलब अब हम लोग इस पूरे के पूरे को इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पी एक्स आई लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने दो का लेकर के चले थे। एक हम लोगों ने कहा था P1 के केस में x1 है और 1 माइनस P1 किसके केस में है, x2 के केस में, ठीक है। तो हमें उस तरीके से मिल जा रहा है, तो इसको इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने k तक डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो सिमिलर उसी टाइप का हमें कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i से लेकर के k तक, सो पी आई एक्स आई इस तरीके से आ गया। मतलब ये है कि अगर हम लोग दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ पी आई एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो अगर अब आप इसे देखोगे, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ऑफ व्हाट, एफ एक्स विल बी ऑलवेज मोर देन व्हाट, एफ ऑफ ई एक्स। So this was proof of जेनसेन इनइक्वालिटी। जेनसेन इनइक्वालिटी में क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स डिफाइन होता है, दैट विल बी ऑलवेज मोर देन फंक्शन ऑफ ई एक्स। ओके, इसे प्रूव करने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखिए P1 एफ ऑफ एक्स वन लिया था, P2 एफ ऑफ एक्स टू लिया था, उसी के मदद से हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर हम लोगों ने ऐसे के मास फंक्शन डिफाइन कर दिए, ठीक है ना, तो के मास फंक्शन के केस में अगर हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो इस तरीके से हम लोग फिर समेशन ऑफ पी आई एफ एक्स आई को एक्सपेंड करते गए, और इस तरीके से हमें यहाँ पर ये मिलता है। अब मान लीजिए पी एक्स और क्यू एक्स आपको इस तरीके से दो मास फंक्शन डिफाइन है, और इस तरीके से है कि वो रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन करते हैं, तो हाउ यू कैन कंक्लूड दैट डी ऑफ डी इज व्हाट, डी इज कंडीशनल रिलेटिव एंट्रोपी। सो दिस इज रिलेटिव एंट्रोपी। तो ये कब डिफाइन होता है, जब P और Q आपको दो अलग अलग मास फंक्शन डिफाइन किए होते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग मास फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर x को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो hx के साथ जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव एंट्रोपी। ओके, सो रिलेटिव एंट्रोपी के केस में कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, तो रिलेटिव एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोगों ने माना कि माइनस ऑफ डी पी पैरेलल क्यू कैसे डिफाइन होगा, माइनस हो जाएगा पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स। तो माइनस होने के नाते आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर माइनस अंदर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स बाई पी एक्स आ जाएगा। ओके, अब ये लॉग अगर बाहर आएगा, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी मोर, बिकॉज ई ऑफ एफ एक्स ये हमेशा ज्यादा होता है, सो दिस वैल्यू विल बी मोर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग लेस कर सकते हैं, लॉग ऑफ समेशन ऑफ पी एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ क्यू एक्स पी एक्स। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो पी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ क्यू एक्स आ जाएगा। लॉग ऑफ क्यू एक्स मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा उसका अगर आप समेशन निकालोगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 को लीड करेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। इसका मतलब माइनस ऑफ डी पी पैरेलल क्यू अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें, सो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स इट विल बी लेस देन 0। ठीक है ना, इट विल बी लेस देन 0। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर
माइनस साइन को हटाऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सो इस जो भी इनइक्वलिटी का फार्मूला था उसमें हम लोगों ने क्या किया, बस ये जो एफ एक्स था, एफ मतलब यहाँ पर जो लॉग यूज हो रहा था, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखिए इससे पहले जो जेंसन इनइक्वलिटी थी उसमें यहाँ पर ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एफ एक्स विल बी मोर देन एफ ऑफ ई एक्स। ठीक है, तो उसी का हम लोगों ने यूज करके हम लोगों ने लॉग को क्या किया है, लॉग को अंदर की तरफ किया, लॉग को बाहर की तरफ लिया और उसका यूज करके हमने ये निकाला कि हमेशा जो रिलेटिव एंट्रोपी होगी दैट विल बी मोर देन 0। ठीक है, ऐसे ही आई ऑफ एक्स वाई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, आई ऑफ एक्स वाई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अगर आप रिलेटिव एंट्रोपी एंड म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन में अगर आप म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन देखिए तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा भाई, देखिए म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आई ऑफ एक्स वाई यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, आई ऑफ एक्स वाई क्या होता है भाई, आई ऑफ एक्स वाई क्या होता है, डी ऑफ पी एक्स वाई पैरेलल पी एक्स क्यू एक्स पी वाई। ठीक है ना, अब इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, अगर एक्स और वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस केस में अगर यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होती है, दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो आई ऑफ एक्स वाई विल बी डेफिनेटली, बिकॉज ये वैल्यू हमेशा जो भी इसके अंदर अगर आप रिलेटिव एंट्रोपी डिफाइन करते हो तो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो डेफिनेटली दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। बस इक्वलिटी की कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब ये है कि पी एक्स वाई विल बी इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। नेक्स्ट, similarly conditional relative entropy, that is p y by x parallel q y by x, that will be also greater than equal to 0। बस एक inequality p of y by x must be equal to, अगर इक्वल है p of y by x q by x के, तो उस केस में यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल फॉलो होगा, अदरवाइज यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल फॉलो होगा। ठीक है, और उसी तरीके से कंडीशनल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के केस में भी कंडीशनल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से जेनसन इनइक्वलिटी का यूज करके हम लोग उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक कंक्लूजन ये है कि जो रिलेटिव एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है, सेकंड कंक्लूजन ये है कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है, और थर्ड कंक्लूजन ये है कि रिलेटिव म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो रिलेटिव म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन ये भी क्या होती है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो दिस वाज जेनसन इनइक्वलिटी। इसी के एक्सपेंशन में यहाँ पर दिखाया गया है कि Hx अगर यहाँ पर एंट्रोपी डिफाइन की गई है, ठीक है, Hx विल बी लेस देन इक्वल टू log ऑफ x, हमेशा Hx की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ x से लेस होगी। और x यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मास फंक्शंस। नंबर ऑफ मास फंक्शंस कितने, अगर 4 जगह अगर हमने एंट्रोपी को डिफाइन किया हुआ है, सो Hx, सो दिस विल बी 4, मींस वी आर हैविंग 4 मास फंक्शंस, तो ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 4 होगी। या कितने तरीके जगह पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, ये इक्वलिटी का सिंबल कब फॉलो करेगा, जब यहाँ पर ये जो x होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो वही यहाँ पर हमने किया है कि ux हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें हर जगह 1/mod x ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है ओवर x। ठीक है, तो px भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर x, px यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर x है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए dpu, मतलब हम p का ऑलरेडी हमें पता है, हम u के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, px आपको ऑलरेडी पता है रिलेटिव एंट्रोपी कैसे डिफाइन होती है, px log ऑफ
px डिवाइड बाय ux। ओके, सो अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ ux जाएगा, ठीक है ना। और माइनस ऑफ लॉग ऑफ ux क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ ux यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या, क्यों, क्योंकि ये देखिए अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे सो व्हाट इट विल रिजल्ट, इट विल रिजल्ट px log ऑफ px, ठीक है ना, और माइनस ऑफ log ऑफ ux, ठीक है ना, माइनस ऑफ log ऑफ ux, ठीक। ux वाले में देखिए क्या होगा, ux वाले में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, तो 1/x यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर log ऑफ x आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन होता है लेकिन माइनस साइन आ नहीं रहा है इसलिए माइनस ऑफ hx आ जाएगा, ठीक। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी, ठीक है ना। सो आपको पता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है log ऑफ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी। तो हमें ये पता चल गया कि भाई एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा कम होती है, किससे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट log ऑफ x से, जहां पर x क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, वो रेंज x अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम से, जेनसेन थ्योरम से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि किस तरीके से। सेकेंड है कि ये जो h ऑफ x बाई वाई होती है ये हमेशा hx से क्या होती है, कम होती है, मतलब कंडीशनल एंट्रोपी हमेशा कम होगी एक्चुअल एंट्रोपी से। कैसे, देखिए आई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है कि आई ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अगर ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी तो ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव है तो एच एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी और एच ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए एक वही जो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास उसी के जरिए हम अलग अलग कंक्लूजन निकालते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एच ऑफ कंडीशनल एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा ही जो एंट्रोपी होती है, जो सेल्फ एंट्रोपी होती है, उससे यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, ठीक। उसके अलावा अगर हम x1 से लेकर के xn तक निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ज्वाइंट एंट्रोपी निकाल रहे हैं, तो ज्वाइंट एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर अगर हम लोग इंडिविजुअल एंट्रोपीज निकाल रहे हैं तो इंडिविजुअल एंट्रोपीज से यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। तो इसका भी सोल्यूशन वहीं से आ जाता है, और कैसे आ जाता है ये आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आई ऑफ एक्स वाई, आई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ये आपको पता है कि आई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एच एक्स प्लस एच वाई माइनस ऑफ एच एक्स वाई, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, अगर ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है तो ये जो अलग अलग सम है, ठीक है ना, वो हमेशा ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू अगर हम ज्वाइंट एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक ना। तो अलग अलग एंट्रोपीज का सम हमेशा क्या होगा, अलग अलग एंट्रोपीज का सम हमेशा ही जो ज्वाइंट एंट्रोपी आएगी उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये हमेशा कम होगा, अलग अलग जो ज्वाइंट एंट्रोपी होगी वो हमेशा कम होगी कंपेरेटिव टू अलग अलग आप जो एंट्रोपीज का सम निकालते हैं। तो एक जो थ्योरम था जेनसेन थ्योरम, उसके जरिए हम लोगों ने अलग अलग इंफॉर्मेशन रिलेटिव एंट्रोपी के केस में, कंडीशनल म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के केस में, कंडीशनल म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के केस में, और उसके रिगार्डिंग जो अलग अलग फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने और दो तीन चीजें प्रूव की, ठीक है। तो इस पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो मेरे ख्याल से आप आराम से लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछिए।